हेलो बच्चों, मैं प्रदीप मिस्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नॉलेज टू ऑल पर। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र अध्याय के इससे पहले वीडियो में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि आवेशों के गुणधर्म क्या होते हैं, जिसके कारण हमें इतना पता चल चुका है कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। यदि आवेश एक प्लस है दूसरा भी प्लस है तो इसके मध्य प्रतिकर्षण, या पहला माइनस दूसरा माइनस तो इसके मध्य प्रतिकर्षण, और यदि पहला प्लस और दूसरा माइनस है तो इनके मध्य आकर्षण होगा। अब ये स्पष्ट होता है कि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण एक तरह के उत्पन्न बल के कारण होता है, और इसी बल का नाम दिया गया है विज्ञान में स्थिर विद्युत बल। और इस बल की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक का नाम था, जैसा आपको दिख रहा है, इनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन दे कूलॉम। ये सन 1785 की बात है, और इन वैज्ञानिक ने जो नियम प्रतिपादित किया उस नियम का नाम था कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम। तो इस नियम के अनुसार जो दो बिंदु आवेश जो समान प्रकृति का हो या विपरीत प्रकृति के, तो जो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, मैंने यहाँ पे एक शब्द बोला है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश। अब ये बिंदु आवेश क्या है? यदि दो आवेशों की विमाएं, कोई भी ले सकते हैं, एक प्लस या माइनस, इन दो आवेशों की विमाएं इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरियों की तुलना में नगण्य हो जाए तो ये दोनों आवेश बिंदु आवेश कहलाए जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कूलॉम के नियमानुसार हम आवेश ले लेते हैं, एक Q1 और एक Q2 मान लेते हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो कूलॉम के नियमानुसार जो इनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल है, जिसे कूलॉम बल भी कहते हैं, उसको F के नाम से प्रदर्शित किया है। Fe लगा सकते हैं स्थिर विद्युत के लिए, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, स्थिर विद्युत के लिए Fe लगा दो, ठीक है। नहीं लगाओ तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो F पहला ये बोलता है कि दोनों Q1 और Q2 इन दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, मतलब Q1 और Q2, और दूसरा इन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती F बराबर 1 समानुपाती M। इन दोनों को जब सम्मिलित रूप से लिखा जाएगा तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये समानुपाती का चिन्ह है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर आता है तब एक कांस्टेंट लगाया जाता है। तब F बराबर समानुपाती को जब बराबर में चेंज किया तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आया K, जिसका नाम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। अब ये K क्या है? ठीक है, ध्यान से देखिए, K एक समानुपाती नियतांक है। नियतांक इस K का मान इन दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। इसकी वैल्यू K बराबर किस तरह से निकाली जाती है? K के मान होता है 1/4 पाई, ये कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जब इसको निकालना जाए तो 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू आती है। अब इसकी वीमा कैसे निकालेंगे ऐसा यूनिट? तो देख लीजिए, हमको K की वैल्यू निकालनी है तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, F न्यूटन होती है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर का नीचे भाग आ जाएगा। तो K का जो यूनिट हो गई वो आपके पास होगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अब 4 और पाई से तो हम लोग अवगत है। अब हमारे पास ये नई चीज़ आती है एप्सिलॉन नॉट। हम लोग कहते हैं निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12,
ठीक है। अब ये क्योंकि इसके डिवाइड में है तो इसकी जो मात्रक है, इसका जो मात्रक है वो इसका जस्ट रिवर्स मात्रक हो जाएगा। तो वो मात्रक हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। हमारे पास जो फॉर्मूला है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो हम लोग 11th में पढ़ चुके थे वो था G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है और ये कूलॉम का नियम है सर। ये बिल्कुल सेम टू सेम एक दूसरे के पूरक है। इसका ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है, ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। तो हम लोग इसमें बाद में संबंध भी निकालेंगे, उससे पहले हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास वापस हम लोग इस एप्सिलॉन नॉट पे आ जाते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू हमारे पास आई वो 8.85, 4 वापस लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसका एक और मात्रक होता है जिसको कहते हैं फैरड प्रति मीटर। फैरड प्रति मीटर भी इसका एक मात्रक होता है, तो वो मात्रक भी आप लोग याद रख सकें। और अगर मैं इसके बीच में माध्यम रख दूं तो ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे केवल एप्सिलॉन लिखेंगे। या तो एप्सिलॉन का उपयोग करना है या फिर लिखना है एप्सिलॉन एम फॉर मीडियम, माध्यम के लिए, लेकिन एम को बार बार याद न रहे, नहीं लिखोगे तो भी सही है। तो ये हमारे पास एप्सिलॉन आ गया और फॉर्मूला सेम रहेगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब माध्यम रखने पर यहाँ भाग में कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो इसके तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं, कोई भी हमारे सामने एक प्रश्न अगर रखता है और ये बोले कि विद्युतशीलता क्या है, व्हाट इज परमिटिविटी, तो ये कह सकते हैं कि विद्युतशीलता एक क्षमता है जो किसी आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल के मान में परिवर्तन कर सके। It is the ability which can change the electrostatic force between two charges। ठीक है, तो जैसे ही माध्यम आ जाएगा F का मान परिवर्तित हो जाएगा। ये F है, अगर निर्वात है तो यहाँ F नॉट से प्रदर्शित किया जा सकता है, ये माध्यम है तो F M से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको एप्सिलॉन हमारे पास आ गई माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता या इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। और ये निरपेक्ष विद्युतशीलता किसकी है? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक, यह परमाणुीय बल के रूप में भी उपयोग होता है जो हाइड्रोजन के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। और इसके मान को हम लोग कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं, F बराबर ZE² अपॉन R²। ये आपको 11 केमिस्ट्री में पढ़ने को मिला होगा। तो हम लोग वापस आगे चलते हैं। विभिन्न प्रयोगों से ये प्राप्त हुआ कि किसी दो आवेशों के मध्य उपस्थित माध्यम यदि निर्वात या वायु हो तो उनके मध्य जो कूलॉम बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा, वो सर्वाधिक होगा। नंबर 1, यदि इनके बीच में विद्युत रोधी माध्यम को रखा जाए तो इस बल का मान अपेक्षाकृत कम मान प्राप्त होगा। और यदि दो आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम रखा जाए तो आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान 0 प्राप्त होगा। अर्थात दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम की उपस्थिति के कारण प्राप्त विद्युत बल का मान निर्वात की तुलना में, किसकी तुलना में? निर्वात या वायु की तुलना में जितना कम प्राप्त होता है उसे परावैद्युतांक कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक नई चीज आ रही है, परावैद्युतांक। वैद्युतांक इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको या तो कहेंगे एप्सिलॉन R या फिर इसको कहेंगे K। देखो बेटा, कंफ्यूज नहीं होने का है। पहली चीज़ हमारे पास दो चीज़ देखो क्या क्या आ गई। एक तो आ गई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को बनाने का तरीका देख लो। पहले C बनाना है
और C बना के बिल्कुल यहाँ से नहीं, इसको बिल्कुल टच नहीं करना है, टच से थोड़ा सा C की बाउंड्री से थोड़ा सा दूर रखते हुए एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है यहाँ पे। ये बन गया एप्सिलॉन। अगर यहाँ पे O लगा दो, एप्सिलॉन नॉट हो गया 0, ठीक है। अगर कुछ नहीं लगाएंगे तो ये माध्यम की विद्युतशीलता होगी जिसे निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं, और अगर यहाँ R लगाओगे तो ये बन गया हमारा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या K। अब आप लोग सोचोगे कि थोड़ी देर पहले तो मैंने समानुपाती नियतांक जो कि कूलॉम बल में विद्युत स्थिर विद्युत बल का नियतांक आया था K, उसको बताया, और एक बार K ये बता रहा हूँ। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको। एग्ज़ाम में जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उसमें क्लियरली आपको लिखा होगा कि K को क्या यूज़ करना है, ठीक है। आप इसको अलग अलग तौर पे भी उपयोग में ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाते हैं, वापस हम लोग आ जाते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का एक और नाम है जिसको कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसका एक और नाम है, और वो भी नाम आप ये लोग याद रखोगे, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, और इसको कहते हैं, स्पेसिफिक का मतलब हो गया विशिष्ट परावैद्युतता। ये 3 नाम है, विशेषकर इसी नाम के ऊपर फोकस किया जाता है। ये अगर सवाल को थोड़ा घुमा के दिया जाए तो 2 नाम उपयोग में लिए जा सकते हैं, तो उसको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब एप्सिलॉन R हो गया, वो हो गया F0/Fm, ये इसकी परिभाषा होगी। इसकी तुलना में ये, अब हम लोग चेक करते हैं इसका एक और फॉर्मूला निकलता है या नहीं निकल। F0 थोड़ी देर पहले अगर हम लोग इसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई करें, 2 आवेश है Q1 Q2 और दोनों के बीच में निर्वात या वायु है, तो 1/4πε0, और ये हमारे पास आ गया Q1 Q2, और दोनों के बीच में आवेशों के मध्य दूरी यहाँ रहे, तो और यही सेम अगर माध्यम रख दें, सिर्फ माध्यम को चेंज करना, बाकी कोई चेंज नहीं करना, 1/4πε, तो ये आ गया तुम्हारे Q1 Q2/R²। ये सारा सब कुछ कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो लास्ट आंसर आ गया है वो है εr=ε/ε0। ये हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि K है या εr है, उसका फॉर्मूला आ गया। तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं जो माध्यम की विद्युतशीलता है εr या एप्सिलॉन, इसको हम लोग ε0 × εr भी लिख सकते हैं। तो 2 आवेशों के मध्य यदि मैं कोई माध्यम उपस्थित कर दूं तो बहुत ही अच्छा सुंदर सा रिलेशन मिल जाएगा, 1/4πε। इस एप्सिलॉन की जगह क्या लिखना है, ε0 × εr, और बाकी Q1 Q2/R²। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। ठीक है, काफ़ी सिंपल सी परिभाषा बन गई, इसको लिख सकते हैं, आपके कहीं पे मिस्टेक नहीं होगी कि परावैद्युतांक जो होता है वो हर एक माध्यम के लिए अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करता है, और वो वैल्यू कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। वायु, जो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है जिसमें वायु, एक पानी और एक धातुओं के बारे में, क्योंकि धातु चालक वस्तु होती, उन तीनों का मुख्य रूप से याद रखो, और भी अगर आप लोग इसमें से याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग पढ़ते हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। अब
सदिश निरूपण के लिए हम लोग दो ही तरीके जानते हैं, या तो कोई चीज़ अपने वस्तु अपने पास आ सकती है या जा सकती है। तो दो नियम से ही प्रति या तो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। तो हमारे पास दो आवेश है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। यदि इन दोनों का गुणनफल मैं करता हूँ Q1 और Q2 और ये 0 से कम आ जाए, और एक गुणनफल करता हूँ Q1 और Q2 और ये 0 से ज़्यादा आ जाए, तो इसका मतलब क्या निकलता है? सीधा सा मतलब है कि अगर Q1 और Q2 का गुणा 0 से कम है तो इसका मतलब उत्तर माइनस में आया, और ये तभी संभव है जब एक माइनस और दूसरा प्लस होगा। इसका मतलब ये कौन सी प्रकृति को बता रहा है? आकर्षण की प्रकृति। और इन दोनों का गुणनफल 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब प्लस में वैल्यू आएगी, माइनस में तो या तो ये दोनों माइनस हो सकते हैं या ये दोनों प्लस हो सकते हैं। तो ये बता रहा है प्रतिकर्षण। तो ये छोटा सा लॉजिक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो अब लोग दोनों को ही सॉल्व करके चेक करेंगे कि एक बार Q1 Q2 इज़ ग्रेटर देन 0 और दूसरा आ गया Q1 Q2 इज़ लेस देन 0। एक बार हम लोग रिपल्शन के लिए, प्रतिकर्षण के लिए चेक कर देंगे और एक बार हम लोग आकर्षण के लिए चेक कर देंगे। तो देखो चेक कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए सेम दो चार्ज हैं, एक का नाम Q1 है और एक का नाम Q2 है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं R। और हम लोग दोनों ही केसेस में, ये केस फर्स्ट है, केस सेकंड है, हम लोग दोनों ही केसेस में निर्वात का उपयोग करेंगे या वायु का उपयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको बार बार एप्सिलॉन m और दो बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम सबसे पहले निकालते हैं प्रतिकर्षण। तो हमारे पास दो फोर्सेस निकल जाएंगे। पहला, एक तो डेफिनेटली अब प्रतिकर्षण है तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो पहला फोर्स जो लगेगा वो है, चलो इससे निकाल लेते हैं, तो Q2 लगा रहा है Q1 पे, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2। ये लिखने का तरीका है, बहुत ही सिंपल है कि 1 पे तो फोर्स लग रहा है और कौन लगाने वाला है? 2। जो हमको फोर्स लगाने वाला है उसको पीछे रखिए इसके, और इसके ऊपर वेक्टर लगा दीजिए क्योंकि सदिश का निरूपण कर रहे हैं, बल एक सदिश राशि है, ठीक है। अब चेक करो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेक करो, डायरेक्शन कहाँ होगी? ये इसको यहाँ पे प्रतिकर्षित कर रहा है क्योंकि, तो इसका मतलब ये यहाँ से दूर चला जाएगा, F12, करेक्ट। अब ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, तो F21 किधर लगेगा? F21, क्लियर। अब हम लोगों को दोनों की डायरेक्शन देखनी है, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कोई दूसरा वेक्टर है नहीं, इसलिए हमको एक यूनिट वेक्टर का सहारा लेना पड़ेगा जिसको इकाई सदिश कहते हैं, तो जो कि 11 के कंसेप्ट से हम लोग लेंगे। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये F21 की कौन सी डायरेक्शन है। ये 1 से 2 की तरफ है, इसका मतलब R122, ये यूनिट वेक्टर आ गया। और R12 की डायरेक्शन क्या होगी? ये 2 से 1 की तरफ जा रहा है, देखो इधर है, तो ये R2 से 1 की तरफ हो गया। तो यहाँ पे ये F12 की डायरेक्शन लिख दीजिए, R2 से 1 और ये कैप। अब ये पूरा वेक्टर फॉर्म हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट, इसी तरह से F21 भी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², और ये बन गया R12 कैप। तो यहाँ पे 21, यहाँ पे 12। अब हम लोग देखते हैं यही चीज़ अट्रैक्शन में क्या होती है। सेम है, यूनिट वेक्टर, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है, एक के इसका नाम Q1 है, एक का नाम Q2 है, और दोनों की जो पोलैरिटी है वो ध्रुवता है वो चेंज है, एक प्लस है दूसरी माइनस है, या ये माइनस है तो दूसरा प्लस है, जिसके कारण ये आकर्षण हो पाए। तो अब हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि ये 2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, F12 F(1) ड्यू टू 2, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अब तो प्रतिकर्षित करेगा नहीं, ये इधर जाएगा। और उसी तरफ से F21 भी किधर अट्रैक्ट होगा? ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया F12 नंबर 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², और दूसरा बन गया
F21 वेक्टर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब वापस वही हमारे सामने समस्या खड़ी होगी, इनकी डायरेक्शन क्या है। तो इस बार F12 की डायरेक्शन कौन सी है, 1 से 2 की तरफ, मतलब R12 का कैप, और इस बार 21 की करें ये 2 से 1 की तरफ, जिस तरह से डायरेक्शन है तो यहाँ पे सेम लगा दीजिए 1 से 2 और ये आ गया 2 to 1। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो और इन दोनों को कंपेयर करो, हमारे पास एक चीज़ आ जाती है। हम ये कह सकते हैं, क्योंकि डायग्राम से हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि R12 इज इक्वल टू माइनस डायरेक्शन ऑफ R21। ये सदिश का नहीं, देखो एक दूसरे के विपरीत है, इसमें भी यही लिख सकते हैं R12 इज इक्वल टू माइनस R21। दोनों क्लियर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ पुट कर दूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। इसका मतलब F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसमें भी देख लो, अगर मैं यहाँ पे 21 की जगह या 12 की जगह -21 कर दूँ, -21 आ गया ये, तो इसके बराबर हो जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इट इज़ द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से ये समझाया हुआ है, इसको आप इजीली एग्ज़ाम में अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों करें तो बेटर है, बल्कि दोनों में से एक ही आपको करना है। एक और चीज़ जो इसमें आती है, जिस सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के जैसा, इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध तो ज़रूर हो सकता है। तो वो संबंध आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि हमने पहला जो कूलॉम का नियम लिखा था Fe, उसको कहते हैं 1/4π। मैं K लिख देता हूँ, बार बार इसको 1/4π ज़्यादा हो रहा है, तो 1/4π K अपॉन आर स्क्वायर। और अगर Fg जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन रिप्रेजेंट किया, Fg इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, ये भी व्युत्क्रम है, बाद में इसको देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में क्या। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में किस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो Fe अपॉन Fe कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो 1 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें ये सवाल पूछा जाता है, से व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ Fe अपॉन Fg, कि Fe और Fg का अनुपात कितना होता है, किसके किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका तो है 10⁻43 इंटू कुछ आगे मल्टीप्लाई बाय कुछ वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग, या इसमें भी 2 पॉइंट, इसका जो आएगा वो मल्टीप्लाई 10⁻39 और इसका आएगा 10⁻36। देखो इसको याद रखने का तरीका कुछ इस प्रकार से है, इन तीनों में 3 है, ठीक है। अब देखना का है कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम। देखो ये पॉजिटिव व्यक्ति है और ये भी पॉजिटिव व्यक्ति है, तो दोनों मिलके ज़्यादा धमाचौकड़ी नहीं करेंगे, उधम नहीं मचाएंगे, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम रहेगी। इसमें एक नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मस्तियाँ होती रहेगी, कुछ उछल कुछ ज़्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू इससे कुछ ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है दिन भर। अब यहाँ पे 3 और बढ़ गए, ये 3 नंबर यहाँ पीछे आ गया, क्यों, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा बदमाशियाँ हमको यहीं पे देखने को मिलेगी, इसलिए 10⁻43। ये याद रखने का तरीका है कि हम लोग किस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला चीज़ हमको ये देखना है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो सारी वैल्यू हमको रोको। देखो के की वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, इसको ऊपर लिखेंगे। इसमें जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें Q1 क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन QE लिख देते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम। और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, QP, वो भी 1.6 × 10⁻19, ये भी कूलम। इसमें देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ME, क्योंकि इसमें द्रव्यमान है,
और ये mp द्रव्यमान, me कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखो ये सारी वैल्यू अगर हम लोग, और आर हमको नहीं पता कितनी दूरी पे रखा हुआ है, तो हमको, क्योंकि हम लोगों को तो रेशियो निकालना है FE/FG, तो आर को तो वैसे लेने की ज़रूरत नहीं, दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएंगे। तो हमारे पास डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला रख देते हैं FE/FG, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गए तो के FE ऊपर रहेगा 9 इंटू 10⁻⁹, और Q1 Q2 और इन सबकी वैल्यू रख दे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और बाकी का जो ये फार्मूला है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और 1.6 इंटू 10⁻⁻27। इन सब को जब सॉल्व किया जाएगा तो 2.31 इंटू 10⁻39 आएगा किया। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहता हूँ कि एक प्लस है और इतना दूर दूसरा प्लस चार्ज पड़ा है, और एक प्लस है और एक बहुत ही दूर, ये क्योंकि बोर्ड हमारे पास इतना ही इसलिए मैं यहाँ इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मान सकते हो आप। एक बात बताइए कि यहाँ से प्लस इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि स्थिर विद्युत बल है, उसका मान क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। डेफिनेटली ये प्रतिकर्षण, और ये क्या होगा, आकर्षण। पर गलत है। आप इसको थ्योरेटिकली जरूर प्रतिकर्षण और आकर्षण कह सकते हो, लेकिन आपको ये समझना भी पड़ेगा कि मैंने क्या बोला है, प्लस चार्ज और दूसरा चार्ज बहुत ज़्यादा दूर है, और प्रतिकर्षण के लिए ज़्यादा दूर किसी वस्तु को होना ज़रूरी नहीं है। एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास भी रखेंगे तो वो जब ज़्यादा दूर होते हैं तो उसमें क्या आकर्षण क्या प्रतिकर्षण, हम लोग प्रतिकर्षण, इसका प्रतिकर्षण लगने के लिए कुछ एक फिक्स डिस्टेंस होती है, वहाँ तक ही प्रतिकर्षण होगा। बाकी चाहे सेम प्रॉपर पोलैरिटी के चार्ज हो या डिफरेंस पोलैरिटी के चार्ज हो, हमेशा कैसा रहेगा, आकर्षण। तो अब मैं आपको रेंज बता देता हूँ। ये रेंज किस तरह से है, कूलॉम की रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक। ये रेंज हमारे पास इसकी होती है कि 10⁻⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर। इसका तात्पर्य ये है, देखो कुछ किलोमीटर तो ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 11th में वापस जाना पड़ेगा जो कि केमिस्ट्री के चैप्टर के 10⁻⁻15 मीटर के बाद हमारे पास एक प्रबल नाभिकीय बल लगने चालू हो जाते हैं। इसलिए कूलॉम का वहाँ पे बल हमारे कुछ इफेक्ट नहीं डाल पाता, और ये बल काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, प्रबल नाभिकीय बल, इसके कारण ये बल लगते हैं। तो हमने ये स्थिर विद्युतिकी के अंदर ये सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है। अब हम लोग कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है आपके सामने। नंबर 1, इस नियम के लिए आवेश बिंदुवत एवं स्थिर होना चाहिए, परंतु सामान्यतः गोलीय आवेश को ही प्रयुक्त करते हैं। गतिशील आवेश के मध्य बल केवल कूलॉम के नियम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि गतिशील आवेशों के मध्य विद्युत बल के अतिरिक्त चुंबकीय बल भी कार्य करने लग जाता है। दूसरा, यह नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तीसरा, 10⁻⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर की दूरी तक ही यह नियम लागू होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि मौलिक कणों के लिए भी यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी के लिए लागू किया जा सकता है, क्योंकि इससे कम दूरियों के लिए अन्य बल जैसे नाभिकीय बल भी कार्य करने लग जाते हैं। चौथा, यह नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम की अनुपालना करता है तथा विद्युत बल एक संरक्षी बल है, यह केंद्रीय बल को भी व्यक्त करता है। पांचवा, कूलॉम के नियम का स्थिर विद्युतिकी में वही महत्व है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में है, जबकि इसके संगत राशियाँ आवेश तथा द्रव्यमान है।
विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक प्रबल होता है। घर्षण विद्युत की प्रक्रिया के अंतर्गत कांच की आवेशित छड़ हल्के कागज के टुकड़ों को अपनी आकर्षित कर लेती है, जबकि पृथ्वी इन कागज के टुकड़ों को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर स्थिर नहीं रख पाती है। यदि एक आवेश Q1 दूसरे आवेश Q2 को कोई बल आरोपित करता है, तब तीसरा आवेश Q3 पास में लाया जाए तो ध्यान रखना Q1 और Q2 पर आरोपित बल अपरिवर्तित होता है। इस प्रकार कूलॉम बल एक द्विवस्तु अंतःक्रिया बल है। इस कारण कूलॉम बलों को लिए अध्यारोपण का सिद्धांत भी लागू किया जा सकता है। तो अब हमारे पास एक चीज़ समझने को आती है कि ये जो कूलॉम का बल है ये स्थिर विद्युत बल है, स्थिर विद्युत बल है। इसमें विद्युत गतिकी का कोई योगदान नहीं है। अब क्यों योगदान नहीं है वो समझ लीजिए कि स्थिर विद्युत की बल हमने देखा है कि आवेश केवल स्थिर रहेंगे अपनी जगह पे स्थित, ना तो इधर जाएंगे ना उधर, कहीं पे भी इनका मोशन नहीं होगा। लेकिन विद्युत गतिकी में इसको इसी कारण विद्युत गतिकी में आवेश अपनी जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहेंगे। इनमें बहाव या ये कह सकते हैं कि इसमें फ्लो होता रहेगा आवेशों का। तो हम जो भी अध्याय इसमें अध्ययन करेंगे तो वो सभी अध्याय स्थिर भौतिक विज्ञान की शाखा स्थिर विद्युतिकी के होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आने वाला चैप्टर सबसे पहला तो यही नाम है, वही विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र दूसरा चैप्टर जो हम लोग इसी में या दूसरे टॉपिक जो हम लोग इसी में पढ़ेंगे अंदर वो है गाउस का नियम। वो भी स्थिर विद्युतिकी के अंदर आएगा क्योंकि उसमें भी आवेश कहीं पे भी स्थानांतरित नहीं होंगे, हाँ मोशन में नहीं होंगे, गतिशील नहीं होंगे। इसको पकड़ के हाँ ये मान सकते हैं कि ये आवेश इस जगह पड़ा है लेकिन गतिशील नहीं होगा। तीसरा विद्युत विभव, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा। और चौथा विद्युत धारिता, जिसमें संधारित्र और अन्य हम लोग पढ़ेंगे। वही विद्युत गतिकी के लिए इलेक्ट्रोडायनामिक उपयोग में लिया जाता है। यह भी भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। और गतिशील आवेशों में विद्युत धारा के बाद आने वाले समस्त चैप्टर जितने भी अध्याय है सब विद्युत गतिकी का हिस्सा रहेंगे और इसको हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो होपफुली आज के टॉपिक्स को आपने अच्छे से देखा और समझा होगा। आगे के चैप्टर हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपके इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई डाउट हो, वैसे हम लोग लगातार इन चैप्टर को एक के बाद एक लगातार टॉपिक्स को हल करते जाएंगे। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम्स हो तो नीचे हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे जो कमेंट्स होते हैं उसमें आप लोग हमको बता सकते हो। उस कमेंट्स से रिलेटेड अगर वो टॉपिक्स कुछ सही रहा तो मैं उसको आपके लिए यहाँ पे विशेषकर एक स्पेशल वीडियो क्लास के जरिए आपको समझाने की पूर्ण कोशिश करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।